इवेल्युएशन का बेसिक हम लोगों ने किया था, उसमें अब करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। पहले इंग्लिश में करा देता हूँ, फिर बाद में हिंदी में कराऊंगा, हिंदी मीडियम में। पहला है इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, दूसरा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, तीसरा समेटिव इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के नाम से पता चल रहा है कि जैसे कोई किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो पहले डायग्नोसिस करता है कि कौन सी बीमारी है। उसी तरह यहाँ भी इवेल्युएशन में कोई भी कोर्स स्टार्ट करने के पहले डायग्नोसिस किया जाता है कि कितना आपको पता है, तो उसको कहेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। सच इवेल्युएशन टास्क if performed prior to teaching may help in providing information what the students know about a certain topic, content or area of learning which is going to be taught to them। कहने का क्या मतलब है इसका कि अगर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कोई कोर्स स्टार्ट करने के पहले अगर ये इवेल्युएशन किया जाए तो इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में, उस एरिया के बारे में कितनी जानकारी है। तो मतलब कितनी जानकारी है ये पता करने के लिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाएगा, अगर कोर्स स्टार्ट करने के पहले किया जाता है तो। इन दिस वे इट मे हेल्प द टीचर टू प्लान हिज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम suiting the needs, interest and abilities to the of the students। मतलब अगर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाता है कोर्स स्टार्ट करने के पहले, उससे टीचर को पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस एरिया के बारे में बच्चे को कितनी जानकारी है। उसके हिसाब से टीचर प्लानिंग करता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, ये सब प्लानिंग पहले से करता है टीचर। स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर सच इवेल्युएशन मे बी बोथ इनफॉर्मल like observation and discussion and formal like pre-test, inquiry, questionnaire। मतलब इवेल्युएशन जो है इसमें, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में दो टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहले इनफॉर्मल, मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे को क्या आता है, डिस्कस करेगा, तो ये हो गया इनफॉर्मल टाइप का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जिसमें ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन शामिल होता है। एक फॉर्मल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा, उसमें प्री टेस्ट मतलब टेस्ट लिया जाए, इंक्वायरी, क्वेश्चनायर, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। However, diagnostic evaluation does not limit itself to the pre-stage or beginning of the instruction। इसका कहना है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सिर्फ ये पता करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता कि बच्चे को कितनी जानकारी है। One can make of its use throughout the his delivered lesson or unit of teaching for diagnosing his students अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। पूरे कोर्स वर्क के दौरान हम लोग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का यूज कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। मेकिंग यूज ऑफ इवेल्युएशन फॉर सच ongoing assessment of the teaching learning outcomes during teaching pushes it near to formative teaching or some specially designed remedial teaching program and measures for the students who are diagnosed as suffering from serious learning problems। मतलब ये कोर्स ड्यूरेशन में अगर ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किया जाता है तो इसको कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के जैसा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। The main objective of diagnostic evaluation in biology
thus is to find out the nature and causes of the persistent learning problems and to formulate a plan for seeking suitable remedial action. मतलब बायोलॉजी में अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं ऐसा कि अगर कोई सब्जेक्ट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे को परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम मतलब लगातार लर्निंग प्रॉब्लम क्यों है और उसका रिमीडियल क्या है, उसका क्या उपाय है। तो ये था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरे टाइप का इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखते हैं क्या है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। This type of evaluation is conducted well during the teaching learning process. During the teaching learning process, formative evaluation का यही खास बात है कि ये during the teaching learning process में ही ये evaluation किया जाता है। When a teacher has taught some content or some unit or provided some learning experience, he has a need to determine the outcome. अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है वो चाहता है कि पढ़ाने का आउटकम क्या है, बच्चों ने क्या सीखा। Similarly, students also need to know about their progress in the path of learning. तो स्टूडेंट्स को भी अपने बारे में जानकारी लेना है कि उसने क्या सीखा। The formative evaluation helps in this task by providing useful information to both teacher and students about the strength and weaknesses of the teaching and learning. तो formative evaluation स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट दोनों को उसका वीकनेस और स्ट्रेंथ बताता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। In the light of this information, they may plan or engage for the mid-course correction in pace or content and methodology of instruction. मतलब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से बच्चों की कमियां अच्छाइयां सारी बातें पता चल जाती है। उसके हिसाब से टीचर जो है अपने पढ़ाने के वे को चेंज कर सकता है, उसका पेस चेंज कर सकता है, तेजी से कराना है, धीरे कराना है, बच्चों को समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, इससे पता चलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। The formative evaluation may be carried out both informal, in अलग, formal अलग। Informal like observation, listening to students' comments and conversation way। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है, लाइक ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग टू स्टूडेंट्स कमेंट्स एंड कन्वर्सेशन, बातचीत करके, ऑब्जर्व करके, बच्चों का कमेंट्स लेके कि क्या सीखा आपने। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इनफॉर्मल वे हो सकता है। The essential characteristic of such evaluation may be briefly summarized as under। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समराइज कर सकते हैं। पहला, इट इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द लेसन टॉट और इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, अगर समराइज करें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को तो पहला है इसमें, इट इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द लेसन टॉट और इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड। मतलब जब पढ़ाया जाता है उसी ड्यूरेशन में ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। दूसरा इसका है, इट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रोग्रेस, chiefly about the amount they have it to be learned before achieving the set objectives। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या क्या कैसे प्रोग्रेस किया जाए, कौन सा टारगेट आपका पूरा करना बाकी है। तीसरा है, इट इज यूजफुल टू द एक्सटेंट इट रिमेन्स इंफॉर्मेटिव, closely related to the for things being taught timely and frequent।
it is useful to the extent it remains informative, closely related to the things being taught, timely and frequent. अगला है, it helps the teacher by providing him qualitative and quantitative data for bringing necessary modification in his teaching. फिर से बोल देता हूँ, it helps the teacher by providing him qualitative and quantitative data for bringing necessary modification in his teaching. मतलब टीचर को ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके टीचिंग का वे जो है मॉडिफाई करने की जरूरत है कि नहीं है, कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे चेंज किया जाए. क्वालिटेटिव डाटा मतलब अच्छा है खराब है ये पता लगेगा बस, और क्वांटिटेटिव में कितना अच्छा कितना खराब है ये पता लगेगा. क्वांटिटेटिव होगा क्वांटिटी से रिलेशन, नंबर से रिलेशन. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी मतलब अच्छा खराब, बहुत अच्छा बहुत खराब. ये it proves very useful in guiding the students, planning remedial instruction and prompting them to ask for necessary help. इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को रिमेडियल टीचिंग की जरूरत है, नेसेसरी हेल्प की जरूरत है, ये पता चलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से. It should in no way be used by the teacher against the student, just as for making comparison among the students or making a certifying judgment. मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज करके टीचर एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकता और इससे सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उसके लिए समेटिव इवैल्यूएशन है. तो इसके कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कुछ बातें थी और इसमें अब करेंगे हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन. कुछ और बातें रह रही हैं. The results of such evaluation should not necessarily appear in any official record. मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड के जैसा नहीं रखा जा सकता और इसका ऑफिशियली यूज नहीं किया जा सकता. द रिजल्ट्स ऑफ सच इवैल्यूएशन मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुड नॉट नेसेसरली अपीयर इन एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड. ये था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कुछ बातें. अब हम लोग करेंगे थर्ड टाइप का इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन. हर टाइप का इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन. Such type of evaluation is carried out at the end of a piece of instruction lesson or unit. मतलब फॉर्मेटिव जो था कोर्स के ड्यूरेशन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है. ऐसे याद रख सकते हैं, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द कोर्स, समेटिव आफ्टर द कोर्स, कोर्स खत्म होने के बाद. तो ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है. Such type of evaluation is carried out at the end of a piece of instruction lesson or unit. Actually, it represents a final test or measure of the student's progress or gains made by him as a result of a course of learning. मतलब ये फाइनल टेस्ट इसको कह सकते हैं. जब कोर्स खत्म हो जाता है तो बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, प्रोग्रेस क्या है, ये समेटिव इवैल्यूएशन से होगा. बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल टेक्निक में बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग सच इवैल्यूएशन. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में समेटिव इवैल्यूएशन हो सकता है. द फॉर्मल टेक्निक में इंक्लूड टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड एज वेल एज टीचर मेड, क्वेश्चनायर, interviews, rating scale, work assignments, projects, etc. The formal technique, summative evaluation की formal technique हो सकती है standardized as well as teacher made test, questionnaire, interview, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, rating scale, work assignments, projects, etc. In the formal, ये तो फॉर्मल टेक्निक्स थी समेटिव इवैल्यूएशन के. अब इनफॉर्मल टेक्निक्स है.
The informal techniques we may include observations, discussions, comments, and feedback given by the students, etc. ये इनफॉर्मल टेक्निक हो गई. ऑब्जर्वेशन, क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करके, डिस्कस करके, बच्चों के कमेंट्स लेके, फीडबैक लेके हम पता कर सकते हैं. ये इनफॉर्मल वे ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन. तो समेटिव इवैल्यूएशन को समराइज कर सकते हैं हम लोग कुछ बातों से. Such type of evaluation is chiefly characterized as following. कुछ उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं समेटिव इवैल्यूएशन के. पहला है, it summarizes the final progress of the students as a result of a course of learning, a unit or lesson. मतलब फाइनल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स पता चलता है. फिर से बता देता हूँ. It summarizes the final progress of the students as a result of a course of learning, a unit or lesson. दूसरी बात है इसकी, it is carried out less frequently than formative evaluation, usually at the end of unit or course of instruction. मतलब ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूरे कोर्स वर्क में कभी भी हो सकता है, और ये जो होगा समेटिव इवैल्यूएशन आफ्टर द कोर्स वर्क होता है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन होता है. तो ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है. दूसरा डिफरेंस है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है मोर फ्रीक्वेंटली होता है, समेटिव इवैल्यूएशन लेस फ्रीक्वेंटली होता है. अगली बात है इसकी, द रिजल्ट्स ऑफ सच इवैल्यूएशन में बी सेफली यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, प्लेसिंग देम in order of merit, or taking decisions about their promotion and awarding degree or diploma. It is this characteristic of summative evaluation which enables it to be called as certifying evaluation. फिर से बोल दे रहा हूँ. The results of such evaluation मतलब summative evaluation may be safely used for making comparison among students, placing them in order of merit, or taking decisions about their promotion and awarding degree or diploma. मतलब ये हो गया कि समेटिव इवैल्यूएशन का आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच कंपैरिजन करने में कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट का पुअर परफॉर्मेंस है, और उनको मेरिट वाइज अरेंज कर सकते हैं. डिसीजन कोई अगले क्लास में प्रमोशन दिया जाए कि बच्चा अभी पुअर है, अगले क्लास में प्रमोशन के लायक नहीं है, ये डिसीजन ले सकते हैं आप. और डिग्री और डिप्लोमा, कोई डिग्री दे सकते हैं कि आपने ये एग्जाम पास कर लिया है, आपने ये कोर्स खत्म कर लिया. समेटिव इवैल्यूएशन का इन सब बातों में यूज किया जा सकता है. इसलिए इसको सर्टिफाइंग इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप. तो ये डिफरेंस हो गया. ये भी डिफरेंस है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में कि समेटिव इवैल्यूएशन को सर्टिफाइंग इवैल्यूएशन कह सकते हैं और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को सर्टिफाइंग इवैल्यूएशन नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग एज ऑफिशियल रिकॉर्ड में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में होता है, उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है. अब कुछ फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन जो बायोलॉजी में यूज किया जाता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज. बायोलॉजिकल साइंसेज में कुछ इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो उसमें पहला है ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, दूसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, तीसरा रिटन टेस्ट and examinations consisting of essay, objective and short answer type questions. Fourth type का instrument है techniques and devices like observation, discussion, questionnaire, inventory, interview, checklist, attitude scale, case study, projective technique, assignments, project work. ये सारे
टेक्निक्स हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन में जो बायोलॉजिकल साइंस में यूज किए जाते हैं। कुछ के डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। वाइवा, उसमें पहला है इवेल्युएशन टेक्निक। पहला इवेल्युएशन टेक्निक है वाइवा बोस और ओरल टेस्ट। वाइवा बोस और ओरल टेस्ट, इसके बारे में जानते होंगे। जब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो साथ में वाइवा भी होता है, कुछ बातें आपसे पूछी जाती है ओरली, जिसको आप आंसर करते हैं। तो ये वाइवा बोस और ओरल टेस्ट हो गया पहला इवेल्युएशन टेक्निक। Such tests are based on oral communication between the examiner and examinee। पहले ही बताया मैंने कि ओरल कम्युनिकेशन होती है एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच में, तो उसको कहा जाता है ओरल टेस्ट और वाइवा बोस। Here in general, oral questions are put to the students for being responded by them in oral form। टीचर जो एग्जामिनर होता है वो भी ओरल टेस्ट क्वेश्चन पूछता है ओरली, एंड स्टूडेंट भी ओरली उसका आंसर देता है। बिसाइड्स क्वेश्चन आंसर, उस क्वेश्चन आंसर के अलावा वर्बल कम्युनिकेशन and dialogue technique like interviews, quizzes, group discussion, panel discussion, debates, symposium, etc. are used for evaluation students' ability and learning potential in oral form। वाइवा बोस के अलावा कुछ ओरल फॉर्म में और टेक्निक्स यूज होते हैं, वो है इंटरव्यूज, क्विजेस, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, डिबेट्स, सिंपोजियम। ये भी ओरल फॉर्म में इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट। आप जानते हैं कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल का कितना इंपॉर्टेंस है, जितना थ्योरी उससे ज्यादा प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है। इन सच टेस्ट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग परफॉर्मेंस by engaging themselves in experimental and work activities। इसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, बच्चों को कुछ करने दिया जाता है। They have to create or produce something, report their observation of a relevant phenomenon, create or produce something, report their observation of a relevant phenomenon, demonstrate the applicability of theoretical information in a concrete form, and perform some मोटर, बिहेवियर और स्किल्ड एक्टिविटी। करने का मतलब ये है कि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने आप डिसाइड किया जाता है कि करना होता है कि कैसे ये थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। उसका रिपोर्ट बनाया जाता है और उसको रिपोर्ट बना के इन्फॉर्म किया जाता है एग्जामिनर को। तीसरा है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बारे में आप जानते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है रिटन टेस्ट। Such tests required the use of writing materials like paper and pencil from the examiner and examinee. Students receive test questions through written media known as question paper and are required to give their responses on the supplied answer sheet or on the question paper itself in the written form। तो रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पेपर भी रिटन होता है, तो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है और आप आंसर शीट में या क्वेश्चन में ही आंसर करके लिखना पड़ता है। द स्कोरिंग एंड interpretation of these answer sheets or written responses thus become a basis for the evaluation of the teaching learning outcome। मतलब आप क्या लिखते हैं उसके स्कोर क्या आता है, उससे इंटरप्रेट किया जाता है, कि उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आपने कितना सीखा। रिटन टेस्ट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड पॉपुलरली यूज्ड इवेल्युएशन टेक्निक। सबसे ज्यादा ये यूज होता है रिटन टेस्ट। उसके टाइप होते हैं ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऐसे टाइप में बड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है। इन अ रिटन टेस्ट वेदर टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड, अभी पढ़ेंगे हम लोग टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड में क्या डिफरेंस है।
These are characterized with their demand from the students to respond by providing quite lengthy, descriptive, detailed and elaborate answers. जैसे आप लोगों का होता है elaborate answer लिखना, वो ऐसे type question होता है. The answer given by the students are so lengthy and descriptive that these might look like essays or on the related subjects. ये इतना लंबा होता है इसका आंसर कि इसको ऐसे ये ऐसे जैसा लगता है, इसलिए ऐसे टाइप कहते हैं. जैसे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो ऐसे टाइप हो सकते हैं. पहला है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द लिविंग बीइंग्स, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन इन डिटेल. एक बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे टाइप है, इसको आप एक लाइन में नहीं लिख सकते. क्वेश्चन के ही 3 पार्ट है. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, उसका आंसर पहले देना है. व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में प्रोटोप्लाज्म का क्या इंपॉर्टेंस है. डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर इन कंपोजिशन इन डिटेल. तो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया. दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें छोटे आंसर लिखने होते हैं. This type of question fall midway between the essay type and objective type question. ये essay type और objective type question के बीच में होता है. ना तो essay type जैसा लेंथी होता है, ना तो objective type जैसा एक लाइन या एक वर्ड का होता है. ठीक है, इसलिए इसे शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं. तो उसका एक एग्जाम्पल है बायोलॉजी में. What is the importance of the nuclear membrane in the structure of the cell? एक लाइन का what is the importance of nucleus in the structure of cell. दूसरा draw a clear and label diagram of plant cell. ये एक short answer type question है. Objective type question जो होते हैं उसमें एक वर्ड लिखना होता है या ट्रू. उसके टाइप्स होते हैं ट्रू फॉल्स टाइप. इसके बारे में आप जानते हैं कि स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें स्टेटमेंट सही है अगर तो ट्रू है, अगर गलत है तो फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स टाइप का. कंप्लीशन टाइप का, जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है, छोटे छोटे पार्ट ब्लैंक स्पेस होता है, उसमें आपको रिलेवेंट आंसर लिखना होता है. मल्टीपल चॉइस टाइप का, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है. मल्टीपल चॉइस में कि आपको 4 में से 1 आंसर चूज करना होता है. तो ये इसके कुछ टेक्निक्स हो गए रिटन टेस्ट के. फिर अगला है रेटिंग स्केल. अगला इंस्ट्रूमेंट है रेटिंग स्केल. द एबिलिटीज, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंसेस of the students can be judged and evaluated through suitable rating scales. These are in general 2 types of rating scales. One qualitative scale. अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा रेटिंग स्केल का, ये आप जानते भी होंगे. रेटिंग स्केल में 5 टाइप का होता है. जैसे किसी के बारे में आपको बताना है कि वेरी पुअर, 5 उसके लेवल होते हैं. पहला वेरी पुअर, दूसरा पुअर, तीसरा एवरेज, फोर्थ गुड, फिफ्थ एक्सेलेंट. तो आप जैसा सोचते हैं के हिसाब से आपको फिफ्थ है, मतलब अगर एक्सेलेंट सोचते हैं तो फिफ्थ 5 होगा इसका आंसर. अगर वेरी पुअर तो 1 होगा इसका आंसर. ये रेटिंग स्केल होता है. स्किल और बिहेवियर ऑफ टू बी रेटेड सॉल्व्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विथ proper steps and relevant diagrams. ये इसके रेटिंग स्केल के. क्वेश्चनायर होता है. क्वेश्चनायर एक अगला टेक्निक है. As an evaluation technique consists of sufficient number of questions related to the evaluation of a particular performance of behavior. फिर से बता दे रहा हूँ. क्वेश्चनायर का मतलब, questionnaire as an evaluation technique consists of a sufficient number of questions related to the evaluation of a particular performance of behavior.
मतलब कुछ बातें होती है उससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर करने होते हैं, वो हो गया क्वेश्चनायर। जैसे एक एग्जांपल है, we may have the following type of items. Laboratory work in biology make me to feel bored, to confident, C anxious, D interested. ये क्वेश्चनायर टाइप का होगा। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आप लोगों से, क्या पढ़ा, क्या सीखा आपने? तो अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ। जी सर बोलिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। सर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है जो मतलब हम जैसे कोई बच्चा किसी कोर्स के लिए आया तो हम उससे ये इतना पूछें कि उसे उस कोर्स के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपने एग्जाम